तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं परसेंटेज में इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज हम कर रहे हैं और जिसके कुछ पार्ट्स हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो पार्ट देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। सो आज हम करने वाले हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज का अगला पार्ट, जिसमें मैं आपको थ्योरम नंबर 3 करवाने वाला हूं। तो अभी तक थ्योरम 1 और 2 हमको अच्छे से क्लियर हो चुकी है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम थ्योरम 3 समझेंगे पहले, और इतना बता देता हूं कि इसमें 2-4 थ्योरम और भी मिली हुई हैं जो कि आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी थ्योरम से बाकी सारी थ्योरम भी हो जाएंगी। क्लियर? तो आज मैं आपको ये थ्योरम के साथ साथ इस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो टॉपिक में लिखा है, ये टॉपिक का मतलब बता देता हूं। पहले लिखा है कंसेक्यूटिव इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने इतना समझ लिया था कि एक बार अगर परसेंटेज बढ़ती है, कोई एक वैल्यू है, अगर वो 10% बढ़ती है तो क्या आंसर आता है, 20% बढ़ती है तो क्या आंसर आता है ना। तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी और इसके शॉर्टकट भी हमने कर लिए थे। अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है कि अब कोई भी जो वैल्यू गिवन होगी वो एक बार तो बढ़ेगी ही, और बढ़ने के बाद एक और बार बढ़ेगी। क्लियर? तो इसका मतलब ऐसा है कि पहले एक बार बढ़ गई, हो सकता है पहले साल में कुछ बढ़ी, उसके बाद अगले साल में उससे और बढ़ गई, तो ऐसे 2-3 परसेंटेज आपको दी होंगी। तो फिलहाल जो थ्योरम में मैंने लिखा है यहां पर 3% तक लिखा है, मतलब वो 3 बार बढ़ी है। हालांकि क्वेश्चन में एक बार भी आ सकता है जो कि आप कर चुके हो, 2 बार वाले क्वेश्चन भी आएंगे जो कि इस वीडियो में ही होंगे, और 3 वाले भी कुछ क्वेश्चंस मैं इसी वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, चलो। अब यहां पर एक और चीज ब्रैकेट में आप देख सकते हो, स्ट्रेट क्वेश्चंस। अब यहां पे मैं आपको बहुत छोटे तरीके से समझाना चाहूंगा कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट और रिवर्स। स्ट्रेट क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको जो बढ़ने से पहले वैल्यू होती है ना। देखो, 2 तरह की वैल्यू होती है। एक होती है इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल मतलब होता है शुरुआती, और दूसरी वैल्यू होती है फाइनल वैल्यू, मतलब अंतिम वैल्यू। तो यहां पर मान लो आपको क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है और उसमें परसेंटेज में कुछ चेंज आया और वो बदलकर फाइनल वैल्यू बन गई, ऐसे ही होता है। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू दी होती है ना क्वेश्चन में और ये निकालनी होती है, तो समझ जाओ वो होता है स्ट्रेट क्वेश्चन। तो आज हम सिर्फ स्ट्रेट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको ये वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले तो हर तरह से टेस्ट करेंगे आपको। अब वो क्या करेंगे, वो ये बताएंगे कि कुछ वैल्यू थी, कोई एक नंबर था, हमको पता नहीं कौन सा, लेकिन वो 10% बढ़ा और बढ़ने के बाद हो गया 200 या 220। तो उसमें इस क्वेश्चन में तो आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है ना, तो ये आपको खुद पहचानना है क्वेश्चन में कि आपको शुरुआती वैल्यू दी है या फाइनल वैल्यू दी है। अब फाइनल वैल्यू जिसमें दी होती है तो उसमें आपको उल्टा चलना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस का जो नाम हो जाता है उसको बोलते हैं रिवर्स्ड क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना आ जाए। क्लियर? एक और चीज याद रखना है आपको कि जब सीधा सीधा क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें हमको कुछ भी एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा निकाल दो, नंबरों से ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें हमको एक्स मानने की जरूरत पड़ती है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, अभी फिलहाल यहीं पे इस चीज को मैं खत्म कर देता हूं। तो आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस का मतलब मैं समझाना चाहता था, जो कि मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया है। अब मैं आपको थ्योरम करवाता हूं। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है इफ वैल्यू ऑफ अ नंबर p। तो कोई भी एक नंबर है p, देखो यहां थ्योरम है इसीलिए यहां एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज मत होना, यहां पे हर जगह आपको नंबर दिए होंगे। ठीक है? तो इसमें कोई एक्स वाई असली में नजर नहीं आएगा आपको। चलो, तो एक नंबर है p इज फर्स्ट इंक्रीज बाय x%। तो सबसे पहले उसको x% बढ़ाया गया, देन इंक्रीज बाय y%। उसके बाद बढ़ा हुआ जो नंबर था, देखो बढ़ा हुआ जो नंबर था उसको y% बढ़ाया गया। ठीक है? और समझाऊंगा आपको। आखिरी में क्या हुआ, देन इंक्रीज बाय z%। तो बढ़ा हुआ जो दोबारा से बढ़ गया था नंबर, उसको और बढ़ाया गया, तो 3 बार बढ़ाया गया। देन
द इंक्रीज्ड वैल्यू विल बी, मतलब अब जो आंसर आएगा ना वो आएगा इंक्रीज्ड वैल्यू। कहने का मतलब है ये तो हो गई उसमें, और प्लस ये सब जो बढ़ के आएगा वो पूरा मिला जुला के यहां पे आएगा। ये मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ जितना बड़ा है वो आएगा। कहने का मतलब इसको ऐसे समझो, पहले मान लेते 100 था और बढ़ने के बाद वो हो गया 100 + 25, ठीक है, तो इतना तो बढ़ गया वो। तो ऐसा मत समझना कि ये आंसर आएगा आपका, आपका पूरा ही आंसर आएगा, उसमें ये भी मिला हुआ होगा। इतना क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक फर्क बताना चाहता हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर देखो, मान लेते हैं कि एक नंबर था 200, जिसको पहले 10% बढ़ाया गया, है ना, देखो ऐसे ही बढ़ाते 10%, 110/100 कर देते। और उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% बढ़ाया गया, ठीक है, तो देखो यहां पर 20% जब बढ़ाया जाएगा तो इसको 120/100 करेंगे। तो आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए सर देखो पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद 20% बढ़ाया, तो 30% एक बार में बढ़ा दो ना, है ना, 30% बढ़ा दो, बात तो एक ही है। लेकिन गलत। अगर आप 30% को एक साथ बढ़ा दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा हमेशा। करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है, देखो करके दिखाऊंगा, पहले अभी थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद पहले ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन वो वाला भी करवाऊंगा। क्लियर? चलो, तो यहां पर आपको मेरे ख्याल से अब ये थ्योरम समझ आ गई है। आपको क्या करना है, जो इनिशियल वैल्यू यहां पे दी हुई है और उसके बाद 100 + x यहां पे दिया हुआ है, 100 + y/100 और 100 + z/100, तो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। द अबव थ्योरम कैन बी एडजस्टेड इन केस ऑफ डिक्रीज और फॉल परसेंटेज बाय चेंजिंग द पॉजिटिव साइंस इनटू द नेगेटिव साइंस। तो कहने का मतलब है देखो इसके ऊपर और भी थ्योरम बनती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है आपको अगर ये वाली थ्योरम याद है ना, तो आप अगर मान लो कभी डिक्रीज हो जाता है कोई नंबर, क्योंकि इंक्रीज हुई है तो डिक्रीज भी तो होगी वैल्यू कभी कभी, तो अगर कोई डिक्रीज वैल्यू हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहां पे माइनस का साइन लगाना, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन भी आएंगे, पहले बढ़ेगी फिर कम होगी और हो सकता है फिर बढ़ जाए, तो जहां जहां बढ़ रही है ना वहां पे प्लस लगाना और जहां जहां कम हो रही है वहां पे माइनस लगा देना, खत्म बात। तो बस इतना, यहां पर ये वाले पॉइंट का यही मतलब है। उसके अलावा आपको इतना भी याद रखना है कि मान लो सब में गिर रही है, ऐसा भी होता है सब में भी गिरती है, तो इसका मतलब यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस। अगला पॉइंट करेंगे, ये स्ट्रेट क्वेश्चंस के बारे में अगला पॉइंट मैंने लिखा है ताकि आप नोट डाउन भी कर सके। द स्ट्रेट क्वेश्चंस, इन स्ट्रेट क्वेश्चंस देयर इज नो नीड टू लेट द इनिशियल वैल्यू। तो आपको यहां पर लेट मतलब आपको पता ही है, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं होती है, एज इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो रिवर्स वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, स्टार्टिंग की वैल्यू उसको x मानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 10,000। तो एक टाउन की पॉपुलेशन पहले 10,000 थी, तो स्टार्टिंग की बात हो रही है यहां पे। इट इंक्रीज्ड बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। तो कहने का मतलब है दोनों ही साल में इंक्रीज ही हो रही है, तो पहले साल में 10% बढ़ रही है, दूसरे साल में 20% बढ़ रही है, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसका मतलब पहले तो आप ये पहचानो कि एक क्वेश्चन जो है ना स्ट्रेट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, आफ्टर 2 ईयर वाली पूछी है, तो इसका मतलब सीधा क्वेश्चन हो गया, तो ये भी पहचानना अभी से सीख लो, ठीक है। चलो अब हम थ्योरम में पुट करने वाले हैं वैल्यूज। तो इसमें सिर्फ 2 साल के बारे में बताया हुआ है, तो हम सिर्फ इतना पार्ट जो है थ्योरम का यहां से लेके यहां तक बस उतना ही करेंगे, और p की जगह 10,000 मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,000 लिखने के बाद यहां पे 100 + x, तो इसका मतलब जो पहली वैल्यू है वो x की वैल्यू है, तो वहां पर मैं लिख सकता हूं 110/100, उसके बाद मल्टीप्लाई दोबारा लगाऊंगा, और y की वैल्यू क्या दी हुई है, 20 दी हुई है, तो यहाँ पे 120/100 हो जाएगा। इतना क्लियर? अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखो 4 जीरो तो यहाँ पे इन 4 जीरो से ही चले गए, तो अब मुझे 11 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपकी दोस्ती तो हुई नहीं होगी 11 और 12 से, मेरी पहले से ही दोस्ती है, ठीक है। तो जब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है, याद रखना, और 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो यहाँ पे आ गए,
तो यहां पर जो आंसर मेरा होने वाला है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अब मैं इसी एग्जाम्पल में आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको यहां पर 10 और 20 जो अलग अलग दिया हुआ है, अगर इसकी जगह मैं 30 कर देता तो क्या होता। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि आप 30 क्यों नहीं कर देते हो सीधा, तो अब आपको इसमें नतीजा दिखाई देगा। और अच्छी बात तो यह है उन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, अब देखना, अगर मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं 10,000 जो कि पी की वैल्यू हो गई, और यहां पे 10% बढ़ा है और फिर 20% बढ़ा है, तो अगर आप ये सोचते हो कि टोटल 30% बढ़ा है तो वो भी करके देख लेते हैं। ये लो 130 हो गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल में ये चीज समझाऊंगा और डिटेल में भी समझाऊंगा जब हम परसेंटेज के आने वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू बढ़ी है, पहली बार बढ़ी है, अगले साल इस बढ़ी हुई वैल्यू का 20% बढ़ा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि शुरुआती वैल्यू का ही 30% बढ़ा है, तो इसमें आंसर गलत आ जाएगा। यही फर्क एक और जगह आपको देखने को मिलेगा जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में इस तरह से बढ़ाते हैं आपका पैसा। आप बैंक में जब पैसे जमा कराने जाते हो और वो बोलते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा, तो समझ जाओ आपको ये जो जमा कीमत है ना, इस पे ब्याज मिलेगा, हमेशा सेम ब्याज मिलेगा हर साल। चाहे चाहे आप 10 साल तक लगाए रखो, सेम ब्याज मिलेगा, हर साल के हिसाब से ब्याज मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक साल बाद आपका ब्याज बढ़, मतलब आपकी पूरी कीमत बढ़ गई, और फिर अगले साल आपको ये बढ़ी हुई कीमत पे ब्याज मिलता है। वो बात की बात है, आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। तो फिलहाल यहां पर ये जो चीज है ये गलत है, मैं रॉन्ग लगा देता हूं यहां पे, कहीं आप इसको भी नोट कर लो, ये बस समझाने के लिए था। और ये जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ ट्री वॉज 40 फीट। ठीक है, तो एक ट्री की जो हाइट है 40 फीट थी। इट इंक्रीज बाय 15%, 10% एंड 10% इन द 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो पहले उसकी 15% बढ़ी, उसके बाद 10% और फिर एक बार 10% बढ़ गई, और 3 कॉन्जिक्यूटिव, देखो ये वर्ड आ गया ना कॉन्जिक्यूटिव, ये देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी देखो कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, इसका मतलब होता है लगातार, लगातार आने वाले सालों में। क्लियर। फाइंड द रिजल्टेंट हाइट, तो आपको अब बताना है कि 3 साल बाद उसकी जो हाइट थी वो क्या थी। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यूज आपको पुट करनी है। तीनों साल में बढ़ी है हाइट, तो मैं यहां पर तीनों को इंक्रीज कर देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, तीनों परसेंटेज को मैंने यहां पे प्लस कर दिया। अब जो इसमें से कट रहा है मैं उसको काट दूंगा, तो ये हो गया 0, 0 से 0 गया। अच्छा, यहां पर भी एक 0 दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है, उसको भी मैंने काट दिया। अब यहां पर क्या क्या बचा हुआ है, देखो ऊपर बचा हुआ है 4, 115, 11 और 11। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे बचा हुआ है 1000। ठीक है ना, 1 2 3, तो 1000 बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अभी और कट रहा है लेकिन काटूंगा नहीं। यहां पे ये गलती मत करना, क्यों, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है, और नीचे 1000 बचेगा तो सीधा पॉइंट लगाना हमको आता है, तो उससे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसका डबल करो 230, उसका डबल 460। ठीक है, तो ये लो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। 11 और 11 को भी मल्टीप्लाई करना आसान है, क्या होता है 121 होता है। ठीक है, तो यहां पर नीचे 1000 लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहां पर अब मैं एक 0 काट देता हूं, ठीक है, चलो ताकि मेरा छोटा हो जाए, ये लो इतना क्लियर। अब 121 को 46 से मल्टीप्लाई करना है 46 से, कैसे करूंगा, मैं अपने शॉर्टकट मेथड से करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6, इसको मल्टीप्लाई करो 12 और इसको मल्टीप्लाई करो 4, तो 12 + 4 16। ठीक है, सॉरी, तो 6 यहां पे लिखना और 1 यहां पे लिखना, जो कैरी ओवर होता है वो यहां लिखते हैं। अब पीछे वाला नंबर छोड़ के फिर क्रॉस बनाना। ठीक है, 6 + 8 14, 14 + 5 14 + 1 15 हो गया। ठीक है, एक बचा, फिर 4 × 1 = 4 5। तो मेरा जो आंसर आया है वो आया है 55 और 66, मतलब 5566। इतना क्लियर। डिवाइड करना है मुझे 100 से, तो डिवाइड जब मैं 100 से करूंगा तो ये भी सीख लो, देखो जब तक 0 आए तब तक आपको नंबर लिखना है, जब तक 0 आए तब तक आपको नंबर लिखना है, और जैसे ही 1 आ गया यहां पे आपको पॉइंट लगा देना है और आगे के नंबर उसके आगे लिखने हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ चुका है यहाँ पे 55.66,
फीट आंसर है। क्लियर? तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो जल्दी भी सॉल्व होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पर मैंने एक प्रॉफिट और लॉस चैप्टर का भी एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या आंसर आने वाला है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1500। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो कॉस्ट प्राइस मतलब जब कोई दुकानदार कोई भी आर्टिकल खरीद के लाता है कहीं से, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वो 1500 रुपए में खरीद के लाया। उसके बाद क्या किया, द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले उसने जब वो कॉस्ट प्राइस लिखा तो उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे दिया उसने, ठीक है। आगे देखेंगे, बट ऑल्सो चार्जेस अ टैक्स ऑफ 20% ऑन द डिस्काउंटेड अमाउंट। तो यहां पर पहले तो उसने डिस्काउंट दिया है और उसके बाद एक टैक्स लगा दिया है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब पहले उसने उसकी वैल्यू कम की और जो कम हुई वैल्यू थी उस पर उसने टैक्स लगाया और फिर टैक्स लगा के उसने बेचा। इतना क्लियर है? फाइंड द एसपी ऑफ द शर्ट। फाइंड द एसपी ऑफ द शर्ट। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। एक चीज याद रखना कि डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट का मतलब हमेशा कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव से। इससे क्या होता है, किसी भी चीज की वैल्यू कम होती है ना। दुकान पे जाते हो तो डिस्काउंट मांगते हो कि इस पे कोई डिस्काउंट क्यों मांगते हो, बढ़ानी थोड़ी है उसकी वैल्यू कि इसको महंगा करो, इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो, ठीक है। पागल समझेगा, भगा देगा दुकान से। तो डिस्काउंट का मतलब होता है वैल्यू कम। लेकिन टैक्स, टैक्स का मतलब ये होता है कि महंगा हो जाता है जब सामान, कहने का मतलब है जो असली वैल्यू है उसमें कुछ परसेंट टैक्स लग के उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट जहां पर भी लिखा है वहां नेगेटिव है और टैक्स जहां पर भी, चाहे किसी भी तरह का टैक्स हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो किसी चीज की कीमत बढ़ाता ही है। क्लियर? चलो तो यहां पर भी हम यही करने वाले हैं। तो 1500 पे सबसे पहले उसने डिस्काउंट दिया है 10% का। अच्छा ठीक है, तो ये माइनस वाले में मैंने आपको क्या बताया था, माइनस वाले में मैंने आपको बताया था थ्योरम वही रहेगी, लेकिन बस प्लस की जगह यहां पे माइनस लगा देना और यहां पे 10 लिख के अपॉन 100 कर देना। जहां जहां आपको डिस्काउंट या कीमत कम होती हुई नजर आएगी आपको वहां पे माइनस ही लगाना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक साथ रखना इसको और उसके बाद दोबारा से, क्योंकि उसने वैल्यू बढ़ाई है, अब इसकी वैल्यू उसने बढ़ाई है, टैक्स लगाया है 120%, ठीक है। तो ये लो 120% यहां पे मैंने लिख दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं कर सकता हूं, देखो आप लोग इसको नोट कर लेना। यहां पर मैंने 100 माइनस 10 लिखा है, इसको मिटा के मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 90 लिख देता हूं, ठीक है। अब ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये हो गया, 2 जीरो गए। उसके अलावा यहां पर भी मुझे 2 जीरो नजर आ रहे हैं तो ये भी चले गए। अब मुझे बस मल्टीप्लाई का काम करना है, ठीक है। अब किस तरह से आसान रहेगा मेरे लिए, देखो आसान ऐसे रहेगा, 15 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो 150 हो गया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30 हो गया, 150 प्लस 30 क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। अब 180 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 से क्या होता है, कौन बताएगा, 162, 162 होता है, ठीक है। यहां पर बच्चों ने आंसर सही भी निकाले, उसके बाद ही बता रहे 172, बहुत अच्छी बात है। तो 162 होता है और यहां पर एक जीरो जो 180 में लगा हुआ था वो यहां पे लग गया। तो देख रहे हो यहां पर बड़े बड़े चीजें मैं ऐसी सॉल्व कर रहा हूं, आपको भी इसी तरह करनी है, ठीक है। तो ये लो 1620 मेरा आंसर है। कहने का मतलब है 1500 की शर्ट उसने बेची है 1620 में। अगला क्वेश्चन करते हैं। द सैलरी ऑफ अ वर्कर वॉज 20,000। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था तो मैं यहाँ थोड़ा सा मैंने एडिट किया इसको, तो बीच में आप लिख देना वॉज 20,000। तो एक वर्कर की जो सैलरी थी वो 20,000 थी। इट फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%। तो उसकी सैलरी पहले 10% बढ़ गई और उसके बाद 10% कम भी हो गई। फाइंड द न्यू सैलरी। तो उसकी नई सैलरी क्या होगी, भाई सीधी सी बात है, 20,000 थी, 10% बढ़ी और 10% कम हो गई तो 20,000 ही रहनी चाहिए ना। बिल्कुल गधे हो आप अगर ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। देखो ये गधा वधा मैं बोल देता हूं लेकिन कोई अब माइंड मत करना, ठीक है। आपको मैं बताता हूं इतना आसान क्वेश्चन होता तो वो पूछते नहीं आपसे। अब इसका रीजन है ना बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको 10 + 20 और 30 के बीच में बताया था। अब एक चीज बताओ ध्यान से देखो, सैलरी 20,000, 10% बढ़ी तो इसमें ऐड हो गया ना,
तो 22,000 हो गई। अब 22,000 का 10% तो 2,000 नहीं रहेगा ना, कहने का मतलब है 22,000 का 10% तो 2,200 हो गया। अब 22,000 में जब 2,200 माइनस करोगे तो 20,000 भी नहीं रहेगी उसकी, उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। देखो लगता है देखने में, लेकिन इतनी जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि ये परसेंटेज की दुनिया है। तो सबसे पहले उसकी इंक्रीज हुई है तो 110 लिख दो, और उसके बाद क्योंकि डिक्रीज हुई है तो 90 लिखना। ठीक है, 10% डिक्रीज हुई है। अब इसको आप सॉल्व करके देख लो, देखो 4 0। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहां पर देखो 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हो गया 18। ठीक है, और 18 को 10 से करो 180 प्लस 18 198। ठीक है, 198 हो गया और 2 0 लग गया। इतना क्लियर है। अब देखो उसकी पहले तो सैलरी बढ़ा दी 10%, और बढ़ी हुई सैलरी जब 10% घटाई तो उस बेचारे की उतनी सैलरी भी नहीं रहेगी जितनी पहले थी, 19,800 रुपये ले जाएगा वो। क्लियर। तो यहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन, अब देखो 20,000 दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, वो तैयार है। आप मतलब जब आप बेवकूफ़ी दिखाओगे तो वो तैयार है कि ये लो और आगे बढ़ो, ले लो नौकरी ले लो सरकारी। ठीक है, तो ऐसे गलत काम नहीं करने, पूरा सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये जिन लोगों को शॉपिंग पसंद है, देखो खासकर लड़कियों को शॉपिंग पसंद होती है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए उनको मतलब शॉपिंग करने से पहले ये क्वेश्चन जरूर देख लेना चाहिए एक बार। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप दुकान पे जाके शॉपिंग करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है द मार्क प्राइस ऑफ अ जैकेट वॉज सेम एट 2 डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक बार बताया था कुछ वीडियोस पहले कि 3 तरह के प्राइस होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है, सबसे पहले होता है मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस सबसे बड़ा होता है एक्चुअली। ठीक है, और उसके बाद उससे छोटा होता है सेलिंग प्राइस, और सबसे छोटा होता है कॉस्ट प्राइस। इन तीनों में क्या फर्क होता है? देखो एक दुकानदार सबसे पहले कहीं से सामान लेके आता है, तो जितने में वो सामान लेके आया वो हो गया कॉस्ट प्राइस। उसके बाद वो सामान को उसके ऊपर एक स्टिकर लगाता है जिसमें जो सामान की असली वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा बढ़ा के बताता है उसमें। ठीक है, तो वो जो स्टिकर लगा होता है वो होता है मार्क प्राइस, और स्टिकर के साथ साथ उसमें एक डिस्काउंट भी लिखा होता है ना। तो 1,000 रुपए पे अगर 10% का डिस्काउंट है तो वो जो डिस्काउंट के बाद जितना अमाउंट बनता है वो होता है सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क प्राइस, तो इसका मतलब है कि 2 दुकानें हैं, अलग अलग दुकानें हैं। आप एक मार्केट में घूम रहे हैं मान लेते हैं, तो 2 दुकानों पर सेम जैकेट मिल रही है जिन पे मार्क प्राइस तो सेम है, जो स्टिकर लगा हुआ है वो सेम है, जो टैग लगा है वो सेम है। द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन फर्स्ट शॉप वॉज 20%। तो पहली दुकान जो है वो बोलती है कि देखो 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा इस पे मार्क प्राइस पे। ठीक है, आगे बढ़े आप, आपने कहा चलो और डिस्काउंट देखते हैं। दूसरी दुकान पे जाके आपने देखा वेयर एज ऑन द सेकेंड शॉप डिस्काउंट वॉज 10% प्लस 10%। ठीक है, अब आपको लगा अरे यहां पर भी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो आप बोलोगे कि चलो यहीं से ले लेते, क्योंकि देखो वहां पर भी 20 का था, आप दूसरी शॉप पे गए तो दूसरी शॉप पे भी उतने का मिल रहा है, तो आगे ज्यादा जाना नहीं है, ज्यादा टाइम क्यों खराब करें, इसको यहीं पे लेके खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑन विच शॉप इट वॉज सोल्ड एट अ चीपर रेट। इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है भाई, ये बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो कौन सी दुकान पे आपको सस्ते में वो जैकेट मिलेगी। तो सिंपल सी चीज है, इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं, और देखेंगे जो अमाउंट बनेगा जिसका कम आएगा वहीं से हम जैकेट ले लेंगे, है ना। तो शॉप 1 पे अभी फिलहाल मैं शॉप 1 की बात करता हूं, तो शॉप 1 पे क्या हुआ है, मार्क प्राइस, अच्छा सॉरी मार्क प्राइस तो मैंने लिखी ली, चलो यहां पे मैं मार्क प्राइस भी लिख देता हूं। मान लेते हैं वो है 5,000 की। ठीक है, 5,000 की, महंगी है, हो सकता है पूमा की हो। ठीक है, तो 5,000 की जैकेट है, तो यहां पे मैंने 5,000 लिख दिया। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और लिखा है कि जो पहली दुकान है उसमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट इसका मतलब माइनस। ठीक है, 80/100 कर दिया। तो 80/100 करने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो 4,000 रुपीज़ की आपको वो जैकेट मिल रही है इस दुकान पे। इतना क्लियर। अच्छा शॉप 2 की बात करते हैं। शॉप 2 में जब आप गए तो उन्होंने कहा
देखो आपको डबल डिस्काउंट दे रहे हैं हम, ठीक है, डबल डिस्काउंट, तो आपको यहां से लेनी चाहिए। और डबल डिस्काउंट कैसे? पहले 10% मतलब 90/100 और उसके बाद और 10% मतलब 90/100। इतना क्लियर? आगे बढ़े अगर हम तो यहां पर देखो 0 से 0 गया और ये 2 0 से ये दो 0 भी चले गए। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 9 9 जा 81, ठीक है। अब 5 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 आ गया यहां पे और 5 8 जा 40 आता है यहां पे और यहां पे एक 0 लग गया। तो यहां पर जो मेरे को जैकेट मिलेगी वो मिलेगी 4050 रुपए की। क्लियर? तो आप कहां से जैकेट लेना चाहोगे, पहली दुकान से या दूसरी दुकान से? पहली दुकान से लेना चाहोगे, ठीक है। तो इन धोखे में मत आना कभी भी। 10% प्लस 10% वो लिखते हैं ताकि कस्टमर को लगे दो डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो जो डिस्काउंट होता है हमेशा सिंगल डिस्काउंट से कम ही होता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर है। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रही। सो नेक्स्ट क्लास मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा जिसमें आपको स्ट्रेट क्वेश्चन का जो ऑपोजिट है, जिसमें हम रिवर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा।